सवालों से डरता है हमारा प्रधानमंत्री। अच्छा। हम लोग आज कर्जे में, वो ऐसा कर्जा हमारी नस्लें नहीं भुगत पाएंगी। धर्म की चादर जहां जहां फैली वो देश इकोनॉमिक से बर्बाद हो गए, वो देश का आदमी भूख से बर्बाद हुआ। स्कूलों में प्रोफेसर नहीं हमारे विश्वविद्यालयों में, और हम चले हैं विश्वगुरु बनने। और जो लोग, ये लोग तो राम के व्यापारी हैं, ये तो राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। पर्चा लीक हो गया, बच्चे पैदल हो गए। ये 500 रुपए महीने की घूस से आमदनी दोगुनी नहीं हो जाएगी। अगर गूगल से पूछो दुनिया का सबसे झूठा आदमी, वो भी बता देते हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जगह जगह चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या इस बार इंडिया गठबंधन तगड़ी चोट देगा भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन को। इस पर चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो रायबरेली अमेठी को लेकर हो रही है। उत्तर प्रदेश में ये दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती हैं और इस वक्त हम रायबरेली में ही मौजूद हैं। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रायबरेली की जनता का मूड क्या है और क्या रायबरेली की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और उसकी सोच क्या है। कई सारे लोग हैं हमारे साथ। रामू दादा है, रामू दादा जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बातचीत रखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामू दादा जी आपका। धन्यवाद भाई आपका, पत्रकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली में क्या होने वाला है? रायबरेली की सियासत, कहते हैं कि गांधी परिवार की सियासत यहाँ से रही है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है। इस बार क्या होगा रायबरेली में? देखिए, अगर रायबरेली में गांधी परिवार से प्रियंका गांधी लड़ गई या राहुल गांधी लड़ गए, गांधी परिवार का लड़ गया, तो जो अपनी जमानत बचा लेगा मैं उसको जीता हुआ मान लूंगा। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज आदमी महंगाई से परेशान है। आपने क्या देखा, 50,000 की जगह 60 लाख बच्चे पुलिस भर्ती में हो गए, पर्चा लीक हो गया, बच्चे पैदल हो गए। आम आदमी महंगाई देख रहा, आम आदमी नौजवान बेरोजगारी देख रहा। किसान कहाँ गया? मैं भी एक किसान हूँ। कहते हैं 2 गुनी आपकी आय हो जाएगी। ये 500 रुपए महीने की घूस से आमदनी 2 गुनी नहीं हो जाएगी। अभी पूरे देश से देखा। और पत्रकार जी, मैं आपको बताऊं, आज मेरे जीवन का अफसोस है। मैंने उस 2G घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाले के खिलाफ अन्ना हजारे कैसे आंदोलन 13 दिन के किए, क्यों किए? आज मेरे को अफसोस है। कहाँ चले गए वो घोटाले 2014 के? सारे घोटाले हवा में गायब। और विनोद राय IAS, कैग का IAS, CAG का सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोल के चला गया। और इतना बड़ा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला खुला और देश की जनता चुप बैठी है। क्यों बैठी है? अच्छा, कह रहे हैं कि देश की जनता चुप इसलिए धर्म का अफीम चटाया जा रहा है उसे। धर्म की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, CA की बात हो जा रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो ज्यादा हावी है इन सब मुद्दों पर। भाई सच बात तो पूछिए तो राम को मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग सब राम के पुजारी हैं। राम तो हमारी जब से पैदा हुए आस्था है, हमारे पुरखों के आस्था है। हम राम के पुजारी लोग खड़े, और जो लोग, ये लोग तो राम के व्यापारी हैं। ये तो राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। हाँ, राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। तब भी इनका व्यापार फल फूल रहा है। और व्यापार फल फूल इसलिए कि देखिए, हम लोग देख नहीं रहे हैं धर्म की कट्टरता जहां जहां फैली। आज चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे आखिरी श्रीलंका हो, धर्म की बूटी जहां जहां फैली, धर्म की चादर जहां जहां फैली, वो देश इकोनॉमिक से बर्बाद हो गए, वो देश का आदमी भूख से बर्बाद हुआ। मेरे देश में क्या हो रहा है? ये क्या है? एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है, उसी शाम को CA कानून आता है। ऐसा कौन सा समीकरण है? ऐसी कौन सी टाइमिंग है? ये तो कहते हैं कि बीजेपी जो है हेडलाइंस मेकर पार्टी है। कल की सुबह की हेडलाइंस क्या होगी ये बीजेपी तय कर देती है। नहीं, हाँ, तय तो करती है, लेकिन जनता सब देख रही। जनता ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका है। इमरजेंसी में उस स्टील लेडी को उखाड़ के फेंका जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप तो सर्जिकल, एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक चिल्लाते हैं। उस स्टील लेडी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसको जनता ने उखाड़ फेंका है। जनता सब देख रही है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी के अलावा कोई और आ जाता है
तो क्या भला हो पाएगा कांग्रेस का रायबरेली से? नहीं, फिर तो नहीं भला हो पाएगा। केवल प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, गांधी परिवार से कोई भी आ जाएगा तो उसी का भला होना है और अच्छे वोटों से भला। रायबरेली जनता की मांग यही है। अच्छा, यही चीज है, क्योंकि रायबरेली के लोगों से जब भी बातचीत हमारी होती है वो कहते हैं गांधी परिवार से कोई आए, और बीजेपी इसी को टारगेट कर लेती है रामू दादा जी। और आप भी हमारे साथ इनसे बात करेंगे, इसी चीज को टारगेट करती है कि एक पार्टी है जो परिवार की बात करती है कि परिवार या गांधी परिवार से कोई लड़ेगा तभी वो जीतेगी, और कोई लड़ जाएगा तो जीतेगी नहीं। तो पूरी पार्टी जो गढ़ है रायबरेली अमेठी है, तो परिवार बेस हो गया है पूरा। नहीं, परिवार बेस तो है। देखिए, इधर आप जानते हैं धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति इतनी जबरदस्त हो गई। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बच्चों को टेलीविजन अपने घर में बंद कर दिया। अच्छा, काहे? क्योंकि मैं जानता हूं अखबार झूठ लिख रहे हैं और टीवी महा झूठ दिखा रहे हैं, इसलिए हमने अखबार भी बंद किया, टेलीविजन भी बंद कर दिया। आज सोशल मीडिया पे आज चाहे ध्रुव हो, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिषेक शर्मा हो, आप जैसे नौजवान हो जो सत्य के राह पे चल रहे हैं, जो सच दिखा रहे हैं, हम इनको देखते हैं। दवार देखता हूँ, BBC लंदन सुनता हूँ मैं, ये जो चैनल आज के ये भाड़ मीडिया को मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी, एक खूब वायरल हो रही तस्वीर, जिसमें मोदी जी का इनक्लेव हुआ। जब चुनाव का ऐलान जिस दिन हुआ उसी दिन शाम को मोदी जी आज तक पर पहुंचते हैं और सारे पत्रकार बैठ के फोटो सेशन कराते हैं, फोटो खिंचाते हैं, और उस फोटो के दरमियान मोदी जी कुछ कहते हैं, सब लोग हंसते हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? उसको इसलिए देखते हैं, ऐसा नहीं है, वो जो बिका हुआ पत्रकार है उसकी भी आत्मा कह रही कि तुम क्या बोल रहे हो, उसी पे वो हंस रहा था। बिका हुआ पत्रकार, उसके अंदर आत्मा हर आदमी के अंदर है। हमारे साथ देखिए, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जी खड़े। अच्छा, इधर अध्यक्ष जी, इधर आइए। अध्यक्ष जी, किसान कहते हैं कि सरकार में बड़ा परेशान हो गया। 1 साल से बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ और एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर पर किसान हैं, उनको दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, MSP को लेकर चर्चा हो रही है। क्या लगता है किसान इस बार बीजेपी को वोट करेगा? देखिए, किसान तो बीजेपी का वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब राम मंदिर में भले थोड़ी बहुत वोट पाया जाए, बाकी किसान तो मतलब परेशान है। ये तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, और हमारी समझ में अन्य पार्टियों को भले दे दे। अब थोड़ा बहुत जो लोगों को अनाज बांट रहे हैं, मकान इन्होंने काफ़ी बांट दिया है, इसी से इनके कुछ जीत के चांस बन रहे हैं। जीत के चांस बन रहे जी। हैं। मतलब ये लगता है आपको कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सारी चीजें खुलने के बाद भी बीजेपी का माहौल टाइट है? जी हाँ, सारी चीज़ें, अगर ये ऐसा कुछ ना करते तो एकदम 100% हार जाते। कहीं से नहीं जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने थोड़े बहुत जो लोगों को मतलब बहला दिया, राशन देना हो गया, किसान सम्मान निधि देना हो गया। जी हाँ, जो इन्होंने जो अच्छा, कहा जाता है कि फ्री में जब चीजें मिलने लगती है तो आदमी जो है आरामदायक फील करने लगता है और उसके वो विकलांगता की ओर बढ़ने लगता है। ये मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। जब आदमी को फ्री मिलने लगता है तो देखो, गरीब लोग हैं तो गरीबों के बांट रहे हैं, और गरीबों को बांटने से मतलब थोड़ा बहुत तो काहिल हो ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं ना। उसी से ज़्यादातर लोग जो है, जैसे शराबी पराबी जो बन रहे हैं, बदतमीजी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं ना। एक चीज़ और है, मैं गाँव में गया था, आप किसान है इसलिए सवाल पूछना वाजिब हो जाता है कि मैं गांव गया था, वहां बातचीत करा तो वहां बताया गया, आजमगढ़ का एक गांव था, कि राशन मिलता है, शाम को बेच के जाके फिर ठेके पे भीड़ लगी रहती है उसमें। हाँ, ये बात तो सही है। ये तो एकदम 100% सही। काफ़ी लोग हैं जो मतलब इस तरह के हैं जो राशन पाकर तुरंत बेच देते हैं, बेचने के बाद उसे दारू और रुपये के अपना काम चलाते हैं। ये तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं ना। तो राशन का फायदा होगा बीजेपी को? जी, कुछ में को तो फायदा होगा, ऐसा नहीं ना। राशन का जो मकान इन्होंने बांट रखे हैं, उसका फायदा होगा। इसका फायदा मिलेगा। राम मंदिर का भी फायदा होगा? राम मंदिर का भी फायदा मिलेगा। अच्छा, राम मंदिर से आपको क्या लाभ हुआ? अरे, हमको क्या लाभ हुआ? हम तो एक सोचते हैं कि चलो भाई, राम मंदिर आपने जो बना दिया है, इसमें तो मतलब पूरे हिंदू का कुछ में कुछ तो आस्था जुड़ी हुई है, और बाकी कोनो लाभ कौन हुआ है? लाभ तो हमको कोई नहीं दिख रहा। सरकार का काम क्या होता है? आप एक किसान है, सरकार का काम क्या होता है? मंदिर बनवाना, या फिर धर्म के नाम पर राजनीति करना, या फिर वाकई में विकास की ओर आगे बढ़ना? नहीं, विकास की ओर आगे सरकार बढ़े, इससे तो लाभ है, बाकी मंदिर से और इससे तो कोई लाभ नहीं ना। और हमारे यहाँ तो बड़ी रायबरेली की समस्या खराब है। इन लोगों ने देखिए, हमारे आज जहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं पे रोड चौड़ी करने लगे अयोध्या के लिए, पर यहाँ का मुआवजा इतना लेट है कि एक औरत तो मतलब महिला पागल हो रही है। अच्छा। हाँ, उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी, वो भी सड़क पे चली गई, मकान वकान था टूट गया, आज वो पागल तरह घूम रही, मुआवजा आज तक नहीं बढ़ा। अगर यही मुआवजा पहले बढ़ जाता तो शायद वो कहीं खरीद कर अपना मकान वकान बना लेती, तो पागलपन तो ना होता कम से कम। तो इसलिए जो भाई साहब, ये रायबरेली में जो रोड बना रहे हैं, ये रोड बिल्कुल
मतलब बेवकूफ़ी बना काम। पहले मुआवजा देते थे तो आदमी कम से कम अपना घर द्वार तो बना लेता। आज तुमने मुआवजा अभी तक नहीं बांटा है और लोगों को इधर उधर परेशान, वहाँ पे जाओ तो अब इन्होंने एक नियम बना दिया है। आज के जो नए एडीएम साहब आए, इन्होंने कहा कि आप जाकर पहले 1000 रुपया खर्चा होता है ना, जिसको हम लोग बता रहे हैं अपने उनकी भाषा में, मतलब 41-45 लाइए। तो 41-45 जब आएगा तभी आपके मुआवजा के लिए आप अप्लाई करिए। अच्छा, इसके पहले अप्लाई नहीं कर हाँ, सकते? करंट में उसका 1000 रुपया लगभग खर्चा होता है, तब आपको 41-45 मिलेगा। और रत्तापुर का तो 45 है कि 41 तो कोई फटा भी पूरी तरह से वो मिल नहीं पा रहा। तो ये सिस्टम है। ये रायबरेली की समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर है। ये सड़क बन रही है, अयोध्या को जाती है सड़क, जो भी बन रही है उधर की सब नियम बना रखा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चौड़ीकरण हो रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी अब आप जानते हैं कि एक घर बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है इंसान का, क्योंकि वो सपनों का आशियाना होता है कि किचन किशोर रहेगा, बेडरूम कैसे रहेगा, उसमें स्टोर रूम कैसे रहेगा, गेस्ट रूम कैसे रहेगा, और एक पल में सरकार उसको तोड़ देती है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि अब विकल्प दूसरे नहीं तलाशे जा सकते। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी रामू दादा मैं फिर से आपके पास आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों की लहर लेकर आई है, मोदी जी की गारंटी है इस बार। इस गारंटी के पीछे सब हवा हो जा रहे हैं, क्या गारंटी है? गारंटी है डीजल जो है वो 400 गुना पार हो जाएगा। अच्छा। डीजल 400 गुना पार हो जाएगा, गैस 400 गुना पार हो जाएगी, बेरोजगारी 400 गुना पार हो जाएगी। यही गारंटी है इस देश की, यही गारंटी और कोई गारंटी नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ 2014 के पहले, आज टीएन सेशन की आत्मा रो रही होगी कि जो चुनाव 20 दिन में होते थे, 21 दिन में होते थे, आज 7 चरणों में चुनाव क्यों हो रहे हैं? किस पार्टी के लाभ के लिए हो रहे हैं? ये राजीव कुमार, चुनाव आयोग से ये सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, और मेरे देश की खिल्ली उड़े। अरे हमसे अच्छा तो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, जिनके चुनाव आयोग ने कहा मैंने बेईमानी की और मेरे साथ जिन लोगों ने की उनको फांसी पर लटका दिया जाए, और मेरे यहाँ चुनाव आयोग किस तरह का रोल अदा कर रहा है। अच्छा, ईवीएम पे भरोसा है आपको? मुझे नहीं भरोसा, कतई नहीं भरोसा है। क्यों नहीं भरोसा? मुझे इसलिए जिस तरह कल हमारे माननीय चुनाव आयोग के राजीव जी बोले, शायरी बोल रहे थे वो तो। शायरी बोल रहे थे, उन्होंने इस देश के बुद्धिजीवी वकील समाज, जो भारत का सबसे बुद्धिजीवी समाज, उसकी खिल्ली उड़ाई है कि बक्से लेकर आ जाते हैं। अरे तुम में हिम्मत है, वो 10 महीने से समय मांग रहे थे, तुमने क्यों नहीं समय दिया? आप उनसे बात करते, आपके पास तो समय नहीं था, तो मैं तुमको कायर और डरपोक समझता हूँ। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा खूब हो रही है इस वक्त, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील साहब को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि चुप रहिए, शांत रहिए, ये मसला जनता के सामने सब जा रहा है। और देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे अग्रवाल जी, उन्होंने बाकायदे राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिख दी कि इस मामले में हस्तक्षेप करिए आप। और एसबीआई की तरफ से एक याचिका डाली गई थी, जब 15 मार्च तक की डेट दी गई। एसबीआई कह रहा था हमको 30 जून तक का समय दीजिए, तब हम डेटा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं किसका तिकड़म है, ये जो सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये इस देश में आप भी जानते हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे भरोसा थोड़े, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ईडी सीबीआई कोई ना कोई मुझको घेरने आ जाए, सब उसी का तिकड़म। और जिस वकील ने, वो अग्रवाल वकील जो बार का अपने को अध्यक्ष कहता था, उसके खिलाफ तो 400 वकील पहले ही अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे चुके हैं। उस वक्त आदर्श कौन अग्रवाल नाम का वकील था, जिसके खिलाफ 400 वकीलों ने नोटिस दी कि इसको हम अध्यक्ष ही नहीं मानते हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने किस हैसियत से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, ये तो अब राष्ट्रपति दी जाने और वहाँ की बार जाने। रही बात, देखिए हमारे देश में आज भी गांव में आखिरी वक्त यही गरीब कहता चलो कचहरी में देख, हमको अपनी न्याय, अपनी संविधान, अपनी व्यवस्था पे बड़ा हमको घमंड है। अभी आप एक बात कह रहे थे, मैं व्यक्तिगत सवाल पे आपसे आता हूँ, रायबरेली के सवाल पर और आपसे व्यक्तिगत सवाल पर। अभी आप कह रहे थे कि अन्ना आंदोलन में हमने हिस्सा लिया, अन्ना आंदोलन में 2G घोटाले, जितने घोटाले हुए उन घोटालों को आपने जिक्र किया, कोयला घोटाला भी उसमें अहम रहा। फिर से आप कांग्रेस की तरफ मतलब आपका वो ध्यान है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो जीत जाएंगी, ऐसा क्यों है?
उसका एक कारण था। मुझे लगता है कि मैं एक नारा निकला था, एक संस्था बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मुझे लगता था कि नहीं मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरा रास्ता गलत था, मैंने गलत लड़ाइयाँ लड़ी। आज ये भारत का नौजवान जो 5 किलो गेहूं में पागल हो गए गांव के लोग। अरे तुम्हारी सारी संवैधानिक संस्थाएं बिकी जा रही है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तुमको इसकी चिंता नहीं। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने तो जी लिया, इन्होंने जी लिया, इन्होंने जी लिया। जो आने वाला आज 15 साल 18 साल का नौजवान है, क्या वो एक बेरोजगार नौजवान होगा? काम नहीं होगा, क्या होगा उस नौजवान के? मैं उस नौजवान की भविष्य के लिए आवाज मोदी जी तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से तो 10 साल में 20 करोड़ नौजवान रोजगार मिल जाने चाहिए। आपको पता है बिजली विभाग में 4 लाख जगह खाली, रेलवे में 5 लाख जगह खाली, बैंकों में 3.5 लाख जगह खाली। कहाँ गई नौकरियाँ आज हमारे? अरे मेरे भाई, स्कूलों में प्रोफेसर नहीं हमारे विश्वविद्यालयों में, और हम चले हैं विश्वगुरु बनने। हमारे प्रोफेसर नहीं हमारी यूनिवर्सिटियों में। आप जानते भी कुलपतियों की नियुक्ति हुई। मेरे भाई, जब हमारे यहाँ हमारे अपने प्रोफेसर नहीं तो हम विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? आज कहते हैं डंका बज रहा है। आपको पता है महोदय, आज हम खरीदारी कर रहे हैं 8-8 लाख 6-6 लाख करोड़ की, और यहाँ से बेच कितना रहे हैं? 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़। परिणाम आज भारत 55 लाख करोड़ से 2 लाख 2.25 लाख के ऊपर पहुंच गया करोड़ में। परिणाम क्या हुआ? 43,000 रुपये का कर्जा मेरे ऊपर जो था, आज वो 1,39,000 पहुंच गया। हम लोग आज कर्जे में, वो ऐसा कर्जा हमारी नस्लें नहीं भुगत पाएंगी। चलिए, एक सवाल और अहम हो जाता है। इस समय प्रचार खूब चल रहा होगा, आपको भी वीडियो देखने को मिलते होंगे मोबाइल वगैरह में भी, कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। पापा मैं तो घर वापस आ गई। देखा होगा वीडियो आपने, जिसमें वीडियो में आपने भी देखा होगा कि जिसमें कहती पापा आपने रूस और यूक्रेन का मोदी जी ने रुकवा दिया, बस भिजवाई, हमको वापस बुलवाया। क्या लगता है मोदी जी ने रुकवा दिया था? ऐसा है, अगर गूगल से पूछो दुनिया का सबसे झूठा आदमी, वो भी बता देते हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। वो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन हाँ, वो ऐसे जादू कर रहे हैं, बोलने की कला है कि झूठ को वो भी सच में बदल देते हैं। बाकी रही बात, अगर इतनी है तो जा करके बेचारे फलिस्तानी मारे जा रहे हैं, जाके उसका युद्ध रुकवा दे। अच्छा, नहीं, एक चीज़ और कह रहे थे, मतलब ये चर्चा भी चल रही, मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब हमने जो ऐड आ रहा है बीजेपी की तरफ से, जो ऐड शेयर किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। फिर मणिपुर की हिंसा काहे नहीं रोकी गई? मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान की बार बार बात कही। हाथरस की बेटी जब मरी तो क्या हुआ? मणिपुर की बेटियां जब उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, कहाँ चला गया? उन्नाव का कांड हुआ, कितनी बेटियों की अस्मिता गई, कहाँ चला गया महिलाओं का सम्मान और बेटियों का सम्मान? लेकिन मित्र, हम अफसोस इस बात का है, सवाल करने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन उत्तर सुनने वालों की कमी हो गई। और जो लोग सुनते हैं वो बंद आंखों से सुनते हैं। आज देश का दुर्भाग्य देखो कि देश का प्रधानमंत्री 10 वर्ष हो गए, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की हो, एक मीडिया का किया हो तो हमको बताइए। सवालों से डरता है हमारा प्रधानमंत्री। अच्छा, चलिए, मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उनके बारे में आपको एक शब्द कहना है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी झूठे। अच्छा, राहुल गांधी? नौजवान आज की डेट में लड़ रहा, सड़कों में नफरत, जिस हिंदुस्तान के नफरत की दीवार खड़ी की गई, वो उसको पाटने का प्रयास कर रहा है। प्रियंका गांधी? वो महिला है, ऊर्जावान महिला है और लोकप्रियता है उनकी। और अखिलेश यादव? वो भी नौजवान, काम कर रहा है, सड़कों पे है, बिल्कुल काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ? देखिए, बाबा को मैं एक शब्द कहूँगा कि नेताओं में बाबा बेईमान नहीं है, लेकिन यहाँ का ISI IPS लांबी उसको चलने नहीं दे रहे, ब्यूरोक्रेट नहीं चलने दे रहा। अच्छा, मोदी से अच्छे हैं योगी? लाख गुना अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा लगता है मोदी जी का, योगी जी का काम? योगी जी का एक अच्छा लगता है, कम से कम आता है, सड़कों पर आता है
और अगर कोई गरीब आदमी पहुंच जाता है तो 2-1 लोगों को मैंने देखा कि उनके साथ न्याय हुआ। बाकी मोदी जी, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के योगी बाबा सुन ले, आपको यहाँ की ISIP लॉबी, जिसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो आपको नहीं चलने दे रही है। अच्छा, एक बार योगी को हटाने की बात भी चली थी जब चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश के। उसके पहले ये कहा जा रहा था कि जब अरविंद शर्मा को भेजा गया कि अब बहुत बड़ा खेल होने वाला है, दिल्ली में बैठक चल रही है, दिल्ली में योगी को बुलाया गया है, योगी की कुर्सी अब जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी कब किसको हटा दे कब किसको बना दे ये तय नहीं होता है। बाबा को नहीं हटा सकते, आप लोग जानते हैं। जब बाबा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो दबाव में, आप जानते हैं, बाबा के लिए स्पेशल विमान गया था और बाबा को लेके गए, मुख्यमंत्री बनाए गए। किसी की हैसियत नहीं होगी बाबा को उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भारत की राजनीति में चाणक्य जी भी बैठे हो, बाबा के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, रायबरेली क्या लगता है? अब एक नाम चल रहा है सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, अच्छा बोलती है, वो अगर रायबरेली से आएंगे तो कितनी फाइट कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के नाम पे ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मलाई खा लेंगे, फाइट होगी, तब हो सकता है कि फाइट हो जाए। लेकिन अगर गांधी परिवार से आ गया तो मैं फिर कहता हूँ, प्रियंका आ गई तो जो अपनी जमानत बचा लेगा, मैं समझ लूंगा वो उसने जीत। अच्छा, यहाँ रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह मेहनत कर रहे हैं, अजय अग्रवाल मेहनत कर रहे हैं, और एक नाम और है जो अभी सपा से बीजेपी में जाने की संभावना में है। अभी उनके संभावनाशील द्वार खुले या नहीं खुले, ये भी चर्चा का विषय है। तो क्या लगता है कि वो भी उम्मीदवार, यानी मनोज पांडे उम्मीदवार हो सकते हैं? तो कितनी फाइट हो जाएगी? वो तो रायबरेली की जनता सब देख रही है, और कितने इनके साथ है वो हमारे साथी भी जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रायबरेली में अगर प्रियंका के अलावा कोई सुप्रिया श्रीनेत आ जाती हैं तो कितना फाइट दे पाएंगी अगर दिनेश सिंह चुनाव लड़ते हैं यहाँ से? तो नहीं, फिर तो कांटे की लड़ाई होगी, फाइट के लिए हम नहीं कह सकते, केवल कांटे की लड़ाई होगी। कांटे की लड़ाई होगी। प्रियंका गांधी ऐसे हैं जो कि विपक्षियों की जमानत जब्त कर देंगी। जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप साफ तौर पर देख रहे थे कि रायबरेली में हम चर्चा कर रहे थे, रामू दादा भी हमारे साथ थे, अन्य लोग भी हमारे साथ थे, किसान नेता भी हमारे साथ थे। तो चर्चा का जो लब्बो लबाब था वो यही था कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती हैं तो चुनाव बिल्कुल फेयर हो जाएगा, यानी चुनाव एक तरफा हो जाएगा। अगर उनके अलावा कोई और उम्मीदवार यहाँ से बनाया जाएगा तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। जैसा 2019 में अमेठी में हुआ था, वैसा कहीं रायबरेली में भी ना हो जाए। तो कांग्रेस को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। वैसे रामू दादा ने बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, और वो सब कुछ आप सुनिए और समझिए कि आखिरकार देश की जनता अब क्या सोच रही है। क्या 5 किलो राशन और किसान सम्मान निधि पर जनता फिदा हो जाएगी, या राहुल गांधी के जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है उस पर साथ आ जाएगी और उस पर साथ आकर कांग्रेस को वोट देगी? फिलहाल चुनावी सरगर्मी तेज़ है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब जनता का समय आ गया है, क्योंकि जनता तय करेगी कि नेताओं को हमें कैसे चुनना है और चुनकर बताएगी कि आगे क्या होना है।